Students, in this particular video we are going to start mathematical tools, and first of all we have taken a particular topic, differentiation, which is very important, which plays an important role in the physics. Now the question arises, what important role it plays? As we must know, the differentiation measures the rate of change. It measures rate of change. Now the question arises, change in which thing? As you know, there are two type of physical quantities. One is constant and another is variable. Now as you know all, कि constant means fixed value which cannot change or have no change, but the variable always changes. Variable की value change होती है और बदलती रहती है, right? Now the question arises, if there is big change, then we use del. This symbol is used for big change in any variable value. We will use d for small change. Yes, इसको आप ध्यान रखेंगे कि we use del for a big change and we use d for small change. Okay. Now again we come to the definition of the differentiation. We have two particular words. One is rate and another is change. Both the two words are very important and we are going to discuss further more about these two words. I just talked about change, and which change I am talking about? Physical quantity change. When there is a change, this is a variable physical quantity. When there is no change, then it is a constant quantity. And I told you, del symbol is used for the big change and d is for small change. It doesn't mean d is small. D small है ये कहना गलत होगा, या del is बड़ा है ये कहना गलत होगा. Del and d are the just used as a operator. यूज्ड एज एन ऑपरेटर, ये सिर्फ ऑपरेटर के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये खुद छोटे बड़े नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सपोज साइन एक्स या कॉस थीटा, ये सभी चीज़ें क्या है, इसके अंदर जो साइन है पर्टिकुलरली ये एक ऑपरेटर है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है एंड दिस इज जस्ट एन ऑपरेटर. कॉस इसके अंदर ऑपरेटर है, तो एक्स क्या चीज़ है, ये एक्स इसका एंगल है, ये एंगल का ऑपरेटर हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ठीक है, ये इसके ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, यानी कि जैसे अब प्लस माइनस बोर्ड मासूल ये सब चीज़ें ऑपरेशन होती हैं, एंड डिजिट्स नंबर्स वो आप यूज़ करते हैं उनके ऑपरेशन में, उन्हीं का ऑपरेशन होता है. तो फाइनली ये इस तरीके से हो सकता है, यानी आप इस तरह से ले सकते हैं. अब बात करते हैं, इफ़ आई राइट डेल एक्स, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज़ ए बिग चेंज इन एक्स. बिग चेंज इन एक्स. अगर मैं लिखता हूँ स्मॉल डी एक्स, it means small change in x. This is also a change, but this is small change in x. One more thing, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है ऑलवेज. क्या ध्यान रखना है? आप कभी भी इस d को या इस del को इससे अलग नहीं कर सकते, ये कंबाइन होता है. जैसे आप साइन अकेला नहीं लिख सकते, x अकेला लिखते हैं तो उसकी वैल्यू अलग हो जाती है. अगर आप साथ में साइन ऑपरेटर लिखते हैं तो आपको x लिखना कंपलसरी होगा. अगर d आप लिखते हैं तो उसके साथ कोई वेरिएबल लिखना कंपलसरी होगा. आप अकेला del या d नहीं लिख सकते, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. से फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कहीं पर, मैंने लिखा dy, ठीक, या अगर उसके डिवाइड में सपोज करो इस तरह से dx भी लिखा है, तो आप कभी भी इस तरीके से इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते. ये ध्यान रखिएगा, ये रॉन्ग है, ये बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए. ये इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनको इस तरह से कैंसिल नहीं किया जा सकता, राइट. बात करते हैं डेल एक्स या dx कितने छोटे हो सकते हैं. देखिए डेल एक्स एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है या फिर कोई नॉर्मल चेंज हो सकता है, लेकिन dx जो है कि स्मॉल चेंज के लिए है, जो कि फ्रैक्शन चेंज भी हो सकता है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने x की एक वैल्यू लिया, सपोज़ मैंने कहा दिस इज़ 0.001, फिर मैं एक और वैल्यू ले रहा हूँ, राइट, x की एक और वैल्यू, सपोज़ ये दोनों x की वैल्यू हैं, आप इसको ऐसे मान लीजिए x की दो वैल्यूज़ हैं, तो मैं दूसरी एक वैल्यू ले रहा हूँ 0.0001. ओके, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस डेल एक्स डी एक्स हो जाएगा, राइट, वो स्मॉल चेंज इन एक्स माना जाएगा. आई होप इट इज़ क्लियर, राइट.
तो इट मीन्स स्मॉलेस्ट चेंज इन द एक्स एज यू कैन इमेजिन दैट इज़ स्मॉल चेंज डी एक्स। अब बात करते हैं डेल एक्स कितना चेंज होगा। सपोज करो एक्स की वैल्यू 4 to 6 चेंज हो रही है चेंज, तो व्हाट इज़ डेल एक्स, दैट इज़ 2, दैट इज़ 2। इफ़ एफ की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 to 2 चेंज हो रही है, तो फिर से डेल एक्स अगर हम निकालेंगे तो कितना हुआ 1। यानी ये अपने आप में एक बड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलरली ये चेंजेस हैं एक्स में, ये चेंजेस हमारे कैसे हो गए, ये स्मॉल चेंज हो गए। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। ओके, नाउ वी कैन राइट सपोज डी वाई। तो इस इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स हुआ चेंज इन वाई। ओके, इसको सिंपली सिर्फ चेंज इन वाई लिखेंगे, स्मॉल या कैपिटल नहीं लिखेंगे या बिग नहीं लिखेंगे। नाउ डी एक्स अगर हम इसको लिख रहे हैं, दिस इज जस्ट ए चेंज इन एक्स। आई होप क्लियर। डी टी, दिस इज चेंज इन टी, यानी टी हम टाइम ले रहे हैं, सपोज दिस इज चेंज इन टाइम टी। अब एक कांस्टेंट ले लेते हैं, सपोज D4, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स चेंज इन 4। अब देखिए हर क्वेश्चन के अंदर y, x, t कोई भी वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, तो इनमें तो चेंजेस पॉसिबल हैं, बट क्या चेंज वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकती है, नो। तो व्हाट इज़ द चेंज इन 4, तो उसका आंसर होगा 0, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे 0। से फॉर एग्जांपल टेक सम अनदर एग्जांपल, सपोज चेंज इन 100, तो क्या चेंज इन 100 कुछ वैल्यू रखता होगा, नो। तो इसका आंसर भी क्या होगा, चेंज इन 100 इक्वल टू 0, यानी 100 में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ चेंज। जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में भी स्टार्टिंग में हमने देखा, रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या हुआ। रेट ऑफ चेंज का मीनिंग हुआ चेंज इन वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब एक क्वांटिटी में चेंज दूसरी क्वांटिटी के हिसाब से, एक में चेंज हुआ तो दूसरे में उसके रेट से चेंज होगा। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसमें हम इसको एक रेशो में लिखते हैं हमेशा, और कैसे लिखते हैं इसको, लिखते हैं चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन सेकेंड या अनदर क्वांटिटी। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका इसका, आपने क्लास 9 से स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन में लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन्स ऊपर आया चेंज इन वेलोसिटी और नीचे आया टाइम इंटरवल, यानी वो भी टाइम इंटरवल, मतलब इंटरवल मीन्स वो भी चेंज इन टाइम आ गया। तो इसलिए ये रेट ऑफ चेंज हमें बताता है कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में किस तरीके से हम एक रेशियो डिसाइड करते हैं, दैट इज़ द चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अब हम आगे इसके आगे ये जानेंगे कि अगर हमसे कोई ये पूछता है कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x कितना होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, रेट ऑफ चेंज वन क्वांटिटी का दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी, तो वो रेशो होगा। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज हमें क्या देता है, एक रेशो देता है, राइट। और इस चेंज को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। आप डी से डी कैंसिल नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि ये ऑपरेटर है। जैसे साइन में अपॉन में साइन कैंसिल नहीं होता, साइन से कॉस कैंसिल नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जस्ट लाइक दैट आप डी से डी कैंसिल नहीं कर सकते। इट मीन्स डी वाई मीन्स दिस इज चेंज इन वाई, डी एक्स मीन्स दिस इज चेंज इन एक्स। तो ये एक जस्ट ऑपरेटर यूज़ करके हमने चेंज दोनों में रेशियो बता दिया, एंड दिस इज़ रेट ऑफ चेंज। ओके, इट मीन्स अगर हम सिंपली अब लिखना चाहें कुछ रेशोज़ को, यानी रेट ऑफ चेंज को, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मीनिंग पूछूँ तो अब आपसे क्या मीनिंग निकला इसका, दिस इज़ चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ dx बाई dt, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यस इसको आप लिखेंगे दिस इज़ चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू चेंज
इन टी, यानी कि टाइम। आई होप अब आप बहुत सारे ऐसे रेशोज़ के सभी के खुद के मीनिंग ईज़िली लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे और भी बहुत सारे ऐसी क्वांटिटीज़ अगर दे दूं तो एंड सो ऑन ETC आप बहुत सारे और ऐसे रेशोज़ के आंसर खुद ही कर सकते हैं कि इनको क्या कहेंगे, इनका मीनिंग क्या होगा। यानी एक में ऊपर वाली क्वांटिटी में न्यूमरेटर में अगर चेंज होता है तो विद रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, डिनोमिनेटर में हो रहा है। यानी कि y डिपेंड कर रहा है x के अंदर चेंज में। इससे हमने ये सीखा, इसमें x डिपेंड कर रहा है टाइम के रेट से, यानी टाइम के चेंज के रेट से। इसी तरीके से मैनी मोर क्वांटिटीज़ में हम डिपेंडेंसी चेक करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ये dy/dx जो हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया है, ये इसको बोलते क्या हैं। इसको बच्चों बोलते हैं डेरिवेटिव। इस पर्टिकुलर रेशो या इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इसका एक और नाम भी होता है और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। डिफरेंशियल कॉफिशिएंट भी कहते हैं। और बच्चों ये जो पर्टिकुलर इस तरह से हम जो रेशोज़ या रेट ऑफ चेंज हम क्वांटिटीज़ में फाइंड करते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस का नाम होता है डिफरेंशिएशन प्रोसेस। डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो हमने यहाँ पर आज इस पूरे वीडियो में डिस्कस किया कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस की हेल्प से किसी दो क्वांटिटीज़ के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। इट मीन्स डिफरेंशिएशन प्रोसेस। ओके बच्चों, इसका मीनिंग हुआ कि y जो है वो x का फंक्शन है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो वर्ड्स में मैंने बात लिखी है इसको हम लिख सकते हैं y इज़ फंक्शन ऑफ x, y इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि y जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर x में कुछ भी चेंज आता है, अगर x की वैल्यू में थोड़ा सा भी कुछ इंक्रीज़ होता है तो y भी उसी अकॉर्डिंग स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगा। इन केस अगर हम कहते हैं कि x में थोड़ा सा भी कुछ डिक्रीज़ होता है तो y भी उसी अमाउंट में कुछ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। पर्पज़ कहने का ये है। आई होप आप ये चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो इस रेफरेंस में मैं आपसे सीधा सीधा ये कहता हूँ कि मान लीजिए x और y में एक स्मॉल चेंज डेल x और डेल y है रेस्पेक्टिवली। सपोज डेल x इज़ द चेंज इन x और डेल y इज़ चेंज इन y, राइट। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो जैसा कि हमने कल भी कुछ रेशोज़ के बारे में पढ़ा था कि डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या चीज़ हो जाएगी, ये हमारा एक चेंज माना जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एवरेज। एवरेज को मैं शॉर्ट में एवीजी लिख रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई, राइट, with respect to change in x, with respect to change in x। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम एक लिमिट लेते हैं कि मान लीजिए डेल एक्स जो है बहुत छोटा चेंज अगर होके जा रहा है, वैसे जनरली हमने डेल को बड़ा चेंज बताया था। तो इस कंडीशन में अगर हम कह रहे हैं कि डेल एक्स बड़े चेंज से छोटे चेंज पर आ रहा है, यानी कि डेल एक्स की एक लिमिट है अप्रोचेज टू जीरो, डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो। अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब आप एक और वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, यानी ज़ीरो की ओर बढ़ रहा है लेकिन ज़ीरो अभी हुआ नहीं है। तो इट्स बीइंग वेरी स्मॉल, यानी ये छोटा होता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिखते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी हम लिखते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। एक लिमिट आ गई, इस लिमिट को शॉर्ट में LIM लिख देते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू क्या, ज़ीरो, डेल एक्स
टेंड्स टू ज़ीरो, यानी डेल एक्स जब जीरो होने की लिमिट पर जा रहा है, तो ये जो हमारा रेशो हुआ डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये रेशो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स कहलाता है। और इस डी वाई अपॉन डी एक्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं। कौन सा डेरिवेटिव कहते हैं, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट होगी तो आप मुझे पूछ लेंगे, राइट। तो इस तरीके से डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा डेरिवेटिव बन के आता है। ये स्मॉल वैल्यू या स्मॉल चेंज के लिए होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स एक बिग चेंज के लिए होता है। जब डेल वाई अपॉन डेल एक्स में एक्स जो है वो टेंड्स टू जीरो होने की टेंडेंसी में होता है, यानी एक चेंज उसका बहुत छोटा हो जाता है, तब हम डेल वाई अपॉन डेल एक्स को यूज़ ना करके डी वाई अपॉन डी एक्स यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये टर्म हमारी डेरिवेटिव टर्म कहलाती है। इसको हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को। और ये जो प्रोसेस होता है इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड करने का, इस पूरे प्रोसेस को हम डिफरेंशियल क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होती है, ये मैथमेटिकल फिजिक्स मानी जाती है, इसके अंदर हम इसको डिफरेंशियल कैलकुलस ब्रांच कहते हैं, राइट। आज हम कुछ और नए रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस। देखिए डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं वो ध्यान से देखते हैं, इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। और डिफरेंशिएशन में सबसे पहले मैंने आपको कल भी कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ कांस्टेंट। लेट सी इज़ एनी कांस्टेंट। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे डी सी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, या वाई भी लिख सकते हैं, या कोई भी हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल नीचे x है और c एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा, तो चेंज ऑफ इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखेंगे तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसको अब आप कांस्टेंट का क्या कोई डेरिवेटिव हो सकता है, क्या कांस्टेंट चेंज हो सकता है, नो। तो इसका रिजल्ट यानी इसका आंसर होगा ज़ीरो। इसी तरीके से एक सेकंड ले लेते हैं। सपोज़ अब यही कांस्टेंट अकेला नहीं आ रहा है और साथ में एक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, राइट। वेरिएबल क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें इसको पर्टिकुलर को अगर मैं यहाँ पर एक बार x की जगह सपोज़ कोई दूसरा डेरिवेटिव फंक्शन y ले लेता हूँ, तो अब इस कंडीशन में अब कांस्टेंट अकेला नहीं आ रहा है, एक वेरिएबल के साथ आ रहा है। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर एक्सक्लूड कर देंगे और हमारे पास बचेगा अंदर सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं c टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ये सिंपली इसका ये रिजल्ट माना जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 3। नेक्स्ट रिजल्ट में हम कुछ स्पेशल लेने जा रहे हैं। सपोज़ हम ले रहे हैं कुछ एक्सपोनेंट पावर वाले, सपोज़ हमने x लिया, दिस इज़ x टू द पावर n, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव का एक जनरल फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। जो एक्सपोनेंट पावर n होगा वो तो आ जाएगा पहले मल्टीप्लिकेशन में, फिर आप लिखेंगे x, और जो भी उसका एक्सपोनेंट पावर यानी कि n है राइट नाउ, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इट विल बी n माइनस 1। तो अगर मैं पूरा डेरिवेटिव बोलूँ तो कितना, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये इसका रिजल्ट माना जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और ऐसे से फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसे ही ले लेते हैं। एग्जांपल में लेते हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिया d अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 आ जाता है। सपोज करो यहाँ पर ये मैंने 5 पावर का एक्सपोनेंट ले लिया, ये 5 पावर, राइट। अब हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका रिजल्ट कैसे होगा, बिल्कुल ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। और कैसे होगा, 5 इनिशियली आ जाएगा और x में से पावर 5 में से एक -1 करेंगे, तो दिस विल बी ओनली 4। तो दिस इज़ फाइनल आंसर।
एक और ले लेते हैं सेकंड, क्लियर हो जाएगा। d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका रिज़ल्ट कितना होगा, इसका रिज़ल्ट हो जाएगा 2x। 2 जो पावर है वो पहले आ गई, 2 में से 1 माइनस करने पर 1 बचता है और 1 को आपको लिखना कंपलसरी नहीं होता, तो दिस इज़ 2x ओनली। दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। कुछ और ऐसे एग्जांपल और ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने बोला d/dx ऑफ x ओनली। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x ओनली है, तो इट मीन्स यहाँ पर पावर कितनी मानी जाएगी, 1 ओनली। तो 1 तो स्टार्टिंग में आ गई, फिर यहाँ पर बचा x और 1 माइनस आपको 1 करना होगा रूल के अकॉर्डिंग, यानी n इंटू एक्स की पावर n-1। तो दिस विल बी 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 एंड फाइनली 1। और किसी भी चीज़ की, किसी वेरिएबल की पावर 0 होने का क्या मतलब होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। सो फाइनली व्हाट वी गॉट हियर, दिस इज़ 1। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ d/dy ऑफ y, मतलब कि मैंने y का y के रेस्पेक्ट में किया, तो इसका रिजल्ट भी 1 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही इसी मेथड से। यानी जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और जिसका कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम वेरिएबल हैं तो यहाँ पर रिजल्ट 1 आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। चलिए अब कुछ नेगेटिव वाले ले लेते हैं, वहाँ पर और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सपोज d/dx ऑफ x की पावर -2 ले लिया। अभी इसका रिजल्ट देखिए क्या होगा, फॉर्मूला वही है n इंटू एक्स की पावर n-1, तो -2 तो आपका स्टार्टिंग में आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो दिस विल बी -2 और x की पावर कितना, -3। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर।